नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ, क्या वो केवल छात्रों और युवाओं का स्वतः स्फूर्त आक्रोश था, या उस भीड़ में ऐसे तत्व भी सुनियोजित ढंग से ठूंस दिए गए थे, बुला लिए गए थे, जिन्हें किसी बड़े टकराव और अराजकता के अवसर की तलाश थी? भट्ट साहब, मोबाइल फोन जरा शांत कर जी जी दीजिएगा। जी। दिल्ली पुलिस की आंतरिक जांच से ये सामने जो आंकड़े आए हैं वो बेहद गंभीर दिशा में संकेत कर रहे हैं। पुलिस ने प्रदर्शन स्थल और उसके आसपास मौजूद करीब 2873 लोगों के रिकॉर्ड खंगाले हैं। दावा ये है कि इनमें 989 लोगों का पहले से आपराधिक इतिहास है। और इसमें भी गंभीर बात यह है कि इनमें 101 हत्या के मामलों से जुड़े हुए हैं, 62 हत्या के प्रयास के रिकॉर्ड उनके मिल गए हैं, और दावा यह भी है कि 284 लूट और डकैती के मामलों में नामजद हैं, 61 दुष्कर्म के मामलों से जुड़े हैं और 229 आर्म्स एक्ट के आरोपी बताए गए हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि इतने गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड वाले छात्र आंदोलन में क्या कर रहे थे? वो अपने आप पहुंचे थे, किसी संगठित नेटवर्क के जरिए बुलाए गए थे, या वास्तविक प्रदर्शनकारियों की भीड़ को ढाल बनाकर संसद मार्च को हिंसक मोड़ देने की तैयारी थी? और ना भूलें, केवल 20 जुलाई को जो कुछ हुआ है वो तो हुआ ही है। इन प्रदर्शनकारी छात्रों ने, कथित छात्रों ने, ये फिर धमकी दी थी कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम फिर से संसद मार्च करेंगे। यानी वो वही तमाशा करने वाले थे जो ऑलरेडी हो चुका था या जिसको अंजाम दिया जा चुका था। एकलव्य, जो विस्फोटक जानकारी आई है, इस पर क्या कहेंगे आप? सर देखिए, मुझे कभी भी कोई संशय नहीं था कि जो लोग हमें ये अराजकता फैलाते हुए वहां पे दिख रहे थे, वो जो आम स्टूडेंट्स होते हैं वो नहीं थे सर। उसमें जो ज्यादातर लोग थे वो आए ही इसलिए थे क्योंकि उनका मोटिव ये था सर कि उन्हें वहां पे अराजकता फैलाकर और देश में एक एनार्की का माहौल बनाना है, सरकार को बदनाम करना है, कुछ ऐसा करना है जिससे कि मतलब सरकार और देश के लिए कोई एक एम्बैरेसिंग स्थिति बन जाए सर। और मैं तो सर ये मानता हूं कि इसकी एक अपॉर्चुनिटी बहुत पहले से देखी जा रही थी कि कब एक अवसर मिल जाए। ये नीट जो है सर एक बहाना बनाया गया सर। ये जो कॉकरोच जनता पार्टी इनिशियली बनी थी, ये जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उनकी एक टिप्पणी के आधार पे बनी थी, और वो टिप्पणी भी एक्चुअली जो थी सर वो कोई स्टूडेंट्स के लिए या युवा के लिए नहीं थी। उन्होंने एक पर्टिकुलर संदर्भ में ऐसे लोगों के लिए करी थी जो फ्रिवलस पीआईएल्स वगैरह फाइल करके हमारे न्यायालयों का टाइम वेस्ट करते हैं, उनके संदर्भ में करी थी उनने। लेकिन उसको बहाना बना के पहले एक पार्टी बना ली गई, उसके बाद ये नीट का मुद्दा एक लटकने के लिए चाहिए था, उसमें जिस तरह से सोनम वांगचुक को इन्वॉल्व कर लिया गया, और उसके बाद हर तरह का सर जिस तरह से दुष्प्रचार चला, उसमें उस दुष्प्रचार में आप देखेंगे कि जो पहले तो सर जो एलिमेंट्स जुड़े इसके सपोर्ट में, वो सारे वही एलिमेंट्स हैं सर जो कि पहले चाहे आप पॉलिटिकली भी देखो तो चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे दिल्ली राइट्स हो, चाहे कोविड के समय जो दुष्प्रचार करते थे, ये सारे के सारे वही एलिमेंट्स हैं सर, और उनका ऑब्जेक्टिव भी लगभग वही था सर। तो सर इसमें मतलब सारे जो जैसे कहते हैं ना सर कि सर्कमस्टेंशियल जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो तो क्लियरली इस तरफ ही पॉइंट कर रही थी
उसके बाद सर जिस तरह की वहां पे मांगे उठाई जा रही थी, नीट उसका सिर्फ एक पार्ट था सर। उसके अलावा मतलब मुझे तो लगता है कि अब तक तो आपके दर्शक अच्छी तरह से परिचित हैं कि वहां पे किस तरह की बातें करी जा रही थी। तो उससे भी दिखाई दे रहा था सर कि इन लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या है। अब सर बात आ जाती है कि ये जो इंफॉर्मेशन आई है, इससे बेसिकली ये कंफर्म हो गया है कि एक तो जो वहां पे ये जो हिंसक तत्व थे, ये सर ये जो एफआईआर विड्रॉ करने की जो इंफॉर्मेशन आई थी और इन्हें माफ करने की, देखिए सर मुझे एक्चुअली ठीक है, मुझे लगता है कि शायद गवर्नमेंट एक मैसेज देना चाह रही होगी, जो भी इनका कांग्रेस कॉकरोच जनता पार्टी से जो एक डायलॉग हुआ, तो सरकार एक मैसेज देना चाह रही होगी कि भाई वी वांट टू एंड दिस डेडलॉक, इसलिए हम ये मांग लेते हैं। लेकिन सर एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऐसे नहीं होता कि सरकार ने एक ब्लैंकेट ऑर्डर निकाल दिया कि भाई सारी एफआईआर विड्रॉ हो जाएंगी। एफआईआर हो गई, केस हो गया, उसके बाद एक प्रोसेस होता है। आपको कोर्ट में बताना पड़ता है कि भाई ये व्यक्ति ऐसे फंस गया, तो उसकी एक रिपोर्ट फाइल करनी पड़ती है, इसके अगेंस्ट इसलिए केस विड्रॉ कर रहे हैं। फिर कोर्ट उसको एग्जामिन करती है कि ये केस यदि इस लायक है कि नहीं कि इसे विड्रॉ किया जाए, और फिर उस पर डिसीजन होता है सर। तो ये प्रोसेस तो चलेगा। जैसे मैं आपको एक और बात बताऊं सर, दिल्ली राइट्स में भी इस तरह की कई चीजें हुई थी, और मतलब 2400 केसेस लगभग उस समय फाइल हुए थे सर, आज तक सिर्फ 100 लोगों को बेल मिली है। तो मुझे इस पे कोई संशय नहीं है कि जो ये जो अराजक तत्व हैं, इनको योगी आदित्यनाथ जी जैसे या अमित शाह जी जैसे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वो इनको सबक सिखाना अपने ऑल्टरनेट रूट से भी सही तरीके से जानते हैं। लेकिन हाँ, ये एक चिंता का विषय है कि हमने जो सोचा था वो बात पूरी तरह से कंफर्म हो गई है कि इसमें हर तरह के जो इसका रियल इंटेंट ही थी, वो यही थी कि इस देश में खून खराबा हो जाए, अराजकता का माहौल हो जाए। भट्ट साहब जी, कैसे देखिए अब तो देखते कोई हैं शंका इस कहीं रह नहीं गई, अब तो कहीं कोई खतरनाक शंका रह नहीं इंफॉर्मेशन? गई है। और आज जो सबसे जो चौंकाने वाली बात हुई है, जो उनका जो जो प्रवक्ता है, क्या नाम है उसका, जो जो जर्नलिस्ट था, सौरभ दास। अरे उसका सौरभ दास, वो तो कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये डायरेक्शन हमें अनएक्सेप्टेबल है। बताइए, वो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो गया। तो ये तो लगता है कि बिल्कुल अभी ये एकदम अनाड़ी किस्म के लोग हैं, और इनको पैसा देके, विदेशी पैसा देके आके ये बैठ गए हैं। और इनको और इसके बारे में तो ये कहा जाता था जीके के बारे में कि ये अमेरिका से ये पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की डिग्री लेके आया है, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का एक्सपर्ट है। तो जब पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का एक्सपर्ट इस तरह की गैर जिम्मेदार भाषा बोलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं, उनके ऊपर उनको कोई राहत नहीं मिलेगी, पुलिस की कार्रवाई उनके खिलाफ जारी रह सकती है। और ये इस तरह की भाषा बोल रहा है। और मेरा तो हालांकि अब ये निर्णय सरकार को करना है, इसके बारे में मेरा मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरे ये मेरा आकलन है कि सरकार को ये शाहीन बाग जो हुआ था 2019 में, फिर जो किसान आंदोलन साल भर चला, सो कॉल्ड किसान आंदोलन, खालिस्तानी अड़तियों का आपका 2021 में, और अब ये तीनों के तीनों जो है अमेरिकन डीप स्टेट के पैसे पे चल रहे आंदोलन है। और ये जब चाहते हैं आके दिल्ली घेर के बैठ जाते हैं। अब ये तमाशा बंद होना चाहिए, सरकार को इसके बारे में एक व्हाइट पेपर लाना चाहिए कि कब तक हम ये जो है जॉर्ज सोरोस का जो ओपन सोर्स, जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के पैसे के बल पर यहाँ पर जो है हम ये इस तरह का की अराजकता का जो है ये जब चाहेंगे खड़ी कर देंगे। और कब तक ये कपिल सिब्बल खड़े हो जाएंगे, और जो दिल्ली में बैठा हुआ अर्बन नक्सल और वामपंथी जिहादी इकोसिस्टम जो है, तो कांग्रेस का भी उसमें शामिल हो जाता है। वैसे तो आम आदमी पार्टी में कांग्रेस में किसी मुद्दे पे एकता नहीं है, लेकिन जब जब इस सरकार को और कोई देश विरोधी कार्य करना होता है, तब इनमें बड़ी एकता हो जाती है, जो जो आज भी आपको दिख रही है। तो द गवर्नमेंट मस्ट कॉल इट आउट, द गवर्नमेंट मस्ट कॉल द ब्लफ, एनफ इज एनफ। तो और ये अब सामने आ गया है। और आज एक अच्छी बात ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आज के डायरेक्शन के बाद, ये जो बार बार धमकी देते थे कि हमारी ये मांग नहीं मानी गई तो हम फिर से धरना देंगे, हम ये नहीं मानी गई तो यहाँ भी शुरू कर देंगे, अब ये हिम्मत नहीं करेंगे। और जो दूसरी बात आज कांग्रेस के लिए बहुत ही शर्मनाक हुई और बड़ी एम्बैरेसिंग हुई, जब आज जो है ये शिक्षा व्यवस्था को लेकर के
जब बिल पेश हुआ लोकसभा में, उस पर चर्चा शुरू हुई, तो कांग्रेस को भी लोग आईना दिखाया बीजेपी के लोगों ने कि 2010 में कमेटी बनी थी जब यूपीए की सरकार थी। कहने को तो मनमोहन सिंह मुखर्जी से, असली सत्ता तो सोनिया गांधी के पास थी। उस समय आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? और आज इसी बहाने एक अच्छी बात ये भी हुई है कि खासकर बीजेपी के सदस्यों ने और एनडीए मेंबर्स ने खुल करके जो जो देश में कोचिंग का जो माफिया चल रहा है, 60 से 1000 करोड़ से 1 लाख करोड़ के बीच में इसका कारोबार है, इसकी बात भी आज हुई। और ये लोग भी जो है इस बवाल में अगर पैसा इनका भी लगा हो, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये जो है अब ये जो सो कॉल्ड पॉपुलर जनता पार्टी है और युवा है, इसकी परतें एक एक करके अब खुल रही हैं और 2800 से अधिक अपराधियों के नाम सामने आए हैं। अभी रुके नहीं, अभी तो इन्वेस्टिगेशन जारी है। मेरा ख्याल है अभी कई हजार नाम और सामने आएंगे। जी आप दोनों से मैं एक टिप्पणी जरूर इस पर लूंगा। पहले एकलव्य के पास चलते हैं। एकलव्य जी, ये वाकई जैन जी का आंदोलन था या डिजाइन किया हुआ था और फिर इसमें ऐसे तत्वों का समावेश किया गया? समावेश तो बहुत सभ्य शब्द का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं। ऐसे लोगों को इसमें लाया गया उस डिजाइन के तहत ही कि जब जरूरत पड़े तो तोड़फोड़, हिंसा, हत्या, जो भी करना चाहे, करवाना चाहे, वो कराएं और उसके बाद इस सरकार को पूरे देश में बदनाम किया जा सके, क्योंकि ये हरकत लगातार की जा रही है। ऐसी परिस्थितियां पैदा की जा रही हैं। शाहीन बाग व्यस्ततम मार्ग पर 103 दिन तक, और अगर कोविड शुरू ना होता तो इससे भी लंबा खिस्ता, वहां पर बैठाना। हर तरह के लोगों ने वहां जाकर के भाषण भी दिए, लोगों को उकसाया, सीएए के बारे में झूठ बोला कि ये मुसलमानों के खिलाफ है। इसके बाद 13 महीने का आंदोलन, उसमें तो एक पंजाब के 35 साल के जसवीर के अंग भंग करके, हत्या करके बैरिकेड पे उसकी लाश तक टांग दी गई थी, झूठे सच्चे आरोप लगा करके। फिर खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर हमने देखा क्या तमाशा हुआ है। और अब यहां साजिश रची गई कि किसी तरीके से हिंसा हो जाए, किसी तरह इस सरकार को बदनाम किया जाए। तो ये कहां से जैन जी आंदोलन था? सर देखिए, इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो सर इस संदर्भ में एक आपके दर्शकों को बात बताऊं, शायद उनको भी पता ही होगा कि ऑस्ट्रेलिया में कुछ समय पहले सोशल मीडिया के यूज पे सर एक एज लिमिट लगा दी गई। सर मेरे ख्याल से 13 या 15 वर्ष की वहां पे एज लिमिट लगा दी गई है कि इससे छोटे जो आयु के बच्चे हैं वो सोशल मीडिया को यूज नहीं करेंगे, उनका यूज रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। फ्रांस में भी लग गई। इसका कारण था ये सर कि ये जो इसी तरह के जो वोकिज्म से उभरे हुए जो प्रोटेस्ट जो वेस्टर्न वर्ल्ड में हो रहे थे, तो इस पे 4 विश्व की मतलब विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज ने एक रिसर्च करी थी जिसमें ये पाया गया था कि लगभग पिछले 150 वर्ष में ये पहली ऐसी जनरेशन है जो सो कॉल्ड जेन ज़ी है जिसका अटेंशन स्पैन सबसे कम है। और अटेंशन स्पैन कम होने के, ये जो रील्स की आदत होती है ना सर, रील्स देख देख के जो अटेंशन स्पैन ड्रॉप हुआ है, रिसर्च में निर्भर नहीं करने की जो इससे आदत बनती है, और आपका बिहेवियर और कंडक्ट भी जिस तरह से उससे मैनिपुलेट आसानी से हो जाता है। तो ये समस्या को देखते हुए सर, एक तो ये समस्या, और दूसरा सर आपको एक और बताऊं कि देखिए भारत की जेन ज़ी की ये डेफिनेशन नहीं है सर जो हमें इस प्रोटेस्ट में दिखाई दिया। पहले तो ये भी क्लियर होना चाहिए सर, ये 5 करोड़ या पूरे देश में देखा जाए तो कोई 50 करोड़ बच्चों में से वो दिल्ली के 1000-2000 कोई वामपंथियों के, यहाँ से वामपंथी पार्टी के स्टूडेंट विंग से बच्चे वहां आके इकट्ठे हो गए, बदतमीज बच्चे। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे देश की जेन ज़ी ये है। हमारी जेन ज़ी जो है उसने तो वो रीनीट का एग्जाम देके और कोटा में सेलिब्रेट भी कर लिया, और हमारे एक रॉकेट को पहली बार अंतरिक्ष में भी एक प्राइवेट कंपनी ने पहुंचा दिया जिसकी जो एवरेज आयु थी वो 28 वर्ष की थी सर। तो हमारा जेन ज़ी बहुत अलग है सर। और एक बात लेकिन समझनी पड़ेगी सर कि आप एक और चीज नोटिस करिएगा सर, इस पे मैं रोज ध्यान देता था सर, कि जो हमें सुबह के समय
सुबह तो ये लोग खैर उठ ही नहीं पाते हैं, अभिजीत दीप के खुद ही नहीं उठ पाता था, लेकिन 12 बजे ऑनवर्ड से लेके शाम के 4 बजे तक सर जो आपको फेसेस दिखाई देते थे जंतर मंतर पे, जो गालियां देते थे और अभद्र भाषा का उपयोग करते थे, आप देखिएगा सर कि शाम को 8 साढ़े 8 बजे जो लगातार 4-5 दिन हिंसा हुई, उस हिंसा में जिन फेसेस को देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये वो वोक बच्चे नहीं है जो शाम को हिंसा कर रहे हैं। आप चाहे उनका पहनावा देख लोगे, उनकी बोलचाल देख लोगे, जो उनका, आपको क्लियरली यू कैन मेक अ डिस्टिंक्शन कि वो जो दिन में है वो तो एक नैरेटिव क्रिएट करने के लिए है कि हमें गवर्नमेंट या नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट कितनी नफरत है, ताकि उससे जब शाम को ये लोग हिंसा करें, एक दूसरा जो बाहर से जिन अराजक तत्वों को बुलाया गया है, इसमें कुछ अराजक स्टूडेंट विंग्स पॉलिटिकल पार्टीज के थे, कोई जो लोग शाहीन बाग में होते थे, जैसा कि अब तो क्लियर ही हो गया ना सर भाई, जब रिपोर्ट आई गई कि 2800 लोगों के पुराने जो है इस तरह के रिकॉर्ड्स हैं, तो ये तो क्लियर ही हो गया कि ये लोग तो पहले भी यही करते थे। तो सर ये जेनजी आंदोलन कहीं से भी नहीं था सर। इसको मैं थोड़ा सा, इस फिगर को मैं थोड़ा ठीक करूंगा प्रोग्राम के बाद। सर 2800 से ज्यादा लोगों की जांच की गई है, संदिग्ध माना गया था। उनमें से करीब 1000 जो है वो अपराधी पाए गए हैं। जी सर, तो सर ऑब्वियसली मतलब ये कोई छोटा फिगर तो नहीं है ना। अगर आप ये सोचिए कि अगर 5 करोड़ लोगों का अगर 2000 लोग परसेप्शन बना सकते हैं, तो फिर 5000 या 10,000 लोगों का तो फिर 1000 सैंपल साइज बहुत बड़ा है ना। और सर ये देखिए कि हिंसा करने वाले तो इतने ही होते हैं सर, बाकी तो उनके आगे पीछे होते हैं, जो एक्चुअल वायलेंस में इंडल्ज करते हैं वो तो इतने ही लोग होते हैं। तो ये जेन जी का आंदोलन कहीं से नहीं था सर, ये मैं तो कहूंगा कि जिहादी नक्सल मानसिकता के जो लोग होते हैं उन लोगों को इन्वॉल्व करके एक परसेप्शन जेन जी के नाम पे क्रिएट करके देश में इंस्टेबिलिटी, अराजकता, खून खराबा पार्लियामेंट के ऑनगोइंग मॉनसून सेशन को स्टॉल करने के लिए किया गया था। और ये जो धमकी भी दी जा रही है ना सर कि अगर नहीं हुआ तो हम, अगर हमारी बातें नहीं मानी गई या एफआईआर विड्रॉ नहीं हुई तो हम फिर क्यों करेंगे, क्योंकि अब समस्या ये आ गई है कि भाई सरकार ने तो हमारी बात मान ली, अब हम किस बिना पे पार्लियामेंट के सेशन को स्टॉल करें। तो इसलिए सर ये एक कोई, जैसे कहते हैं ना कि एक इररेशनल सी डिमांड रख रहे हैं ताकि वो सरकार नहीं माने तो इन्हें एक बहाना मिल जाए कि हम फिर से कुछ इस तरह का करें। भट्ट साहब, ऐसा नहीं लगता आपको कि ये वो हताश, निराश, जनता के द्वारा ठुकराए हुए पॉलिटिकल पार्टियों के कार्यकर्ता हैं, या जो वो डपली गैंग है, जो जेएनयू गैंग है, या जो सीलमपुर से लेकर के जाफराबाद और मौजपुर जो दिल्ली दंगों के लोग थे, जहांगीराबाद, सुल्तानपुरी, जो उमर खालिद, जो शर्जील इमाम को अपना हीरो मानते हैं, ये सब, और जो पॉलिटिकल जमात है हमारे यहाँ की, जो आशंकित है भारतीय जनता पार्टी की लगातार कामयाबियों के बाद, जिनको लगता है कि अब उत्तर प्रदेश में भी इनको नहीं रोका जा सकता, हो ना हो ये पंजाब में भी जाकर के वैसा ही प्रदर्शन कर दें जैसा बंगाल में किया है, तो उन सब का ये नेक्सस था। देखिए ये एक जियोपॉलिटिकल गेम है। राइज ऑफ इंडिया को अब रोका नहीं जा सकता। ये पूरे चिंता यूरोप में भी है और अमेरिका में भी है, और ये खतरे लगातार बढ़ते रहेंगे। और ये बात कही जाती है डिप्लोमेटिक सर्किल में कि जो चाणक्य नीति है, साम दाम दंड भेद, पहले समझाओ, तो नेहरू को समझा दिया गया, इंदिरा गांधी को समझा दिया गया कि देश को ज्यादा तेजी से विकसित नहीं होने देना है, तो वो समाजवाद ले आए। और मैं समाजवाद को कहता हूं नेता, ठेकेदार, इंजीनियर, आईएएस, कल्याण नीति, ये चारों मिलकर लूटते हैं समाजवाद में, नेता, ठेकेदार, इंजीनियर और आईएएस। और ये आज भी चल रहा है, हालांकि मोदी सरकार ने इसके ऊपर काफी लगाम लगाई है, फिर भी बहुत कुछ किया जाना अभी बाकी है। तो ये एक जियोपॉलिटिकल गेम है। और जिस तरीके से अमेरिका ईरान में वॉर चल रही है, और जिस तरीके से अमेरिका ईरान की वॉर अब टॉम एंड जेरी में बदल गई है,
और जेरी ईरान है और टॉम अमेरिका है, अमेरिका ईरान को काबू नहीं कर पा रहा है। तो ये षड्यंत्र जो है जियोपॉलिटिकल राइज और इनमें तेजी आई है बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद। अगर पंजाब में बीजेपी की सरकार बन गई तो ये और तेजी से उभरेंगे, आप देखेंगे आप ये कम नहीं होने वाला है। और ये देश का दुर्भाग्य है कि जिस पार्टी का दावा है कि उसने देश को आजाद कराया, वो वही पार्टी इन राष्ट्र विरोधी ताकतों की सबसे बड़ी एजेंसी बन गई है, सबसे बड़ी व्हीकल बन गई है। और जो वामपंथी हैं, ये तो परजीवी हैं। परजीवी कभी खत्म नहीं होता। बैक्टीरिया को आप किल कर सकते हैं, कॉकरोच को आप किल कर सकते हैं, जो पैरासाइट है, जो परजीवी है, ये कभी खत्म नहीं होता। ये हमेशा रहेगा, किसी न किसी फॉर्म में रहेगा। तो भारत को इस तरह की, जब तक हम $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी क्रॉस नहीं कर जाते और जब तक हम ये दुनिया को ये नहीं बता देते, और हमने बता भी दिया है कि चीन से जो हमारा जो सीमा पे विवाद है, उस पे हमें किसी की मदद नहीं चाहिए। हम 1962 में जैसा भी हमारे संग हुआ, नेहरू की मायोपिक और नेहरू के अंधेपने की वजह से जो हमको इतना बड़ा जो है भूमि का टुकड़ा खोना पड़ा, 46,000 किलोमीटर, तो हमें किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि जो सरकार प्रखर राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चलेगी और प्रखर राष्ट्रवाद के मुद्दे पर देश को आगे बढ़ाएगी, ये दुनिया में किसी को पसंद नहीं आएगा। क्योंकि आज भी भारत में कहने को तो जो है देश के सारे देश आजाद हो गए हैं, लेकिन लीग ऑफ नेशंस को बाद में बना दिया गया यूएनओ, और पूरे विश्व में आज भी जो कॉलोनियल पावर्स हैं, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और इन तीनों की जो ज्वाइंट पावर है वो है अमेरिका। इन्हीं का राज चल रहा है देश में, पूरे दुनिया में। और ये कहा जाता है कि दुनिया में 4 ही देश हैं जो वास्तविक रूप में स्वतंत्र हैं, सार्वभौम हैं, सॉवरेन हैं। भारत है, रूस है, चीन है और चौथा ईरान है। और बाकी दुनिया पे कब्जा करने का सपना लिए बैठा है यूएसए। वर्ल्ड की जो रिजर्व करेंसी है वो डॉलर है। जब तक डॉलर का जो प्रभुत्व है, जब तक हेजीमोनी है, जब तक बना रहेगा, तो पूरी दुनिया परोक्ष रूप से इनकी गुलाम ही रहेगी। अब भारत ने जिस तरीके से अपना यूपीआई डेवलप किया है, जो अपना पेमेंट का प्लेटफॉर्म डेवलप किया है, उसके चलते अमेरिका की 2 बड़ी कंपनियां थी, वो इंडिया में उनका बिस्तरा गोल हो गया है, वीजा और मास्टर कार्ड। तो अब तो उससे बहुत परेशानी है अमेरिका को। तो ये जो कैट एंड माउस का गेम है, ये लगातार चलेगा। साजिशें आपके खिलाफ कम नहीं होंगी। इसीलिए जो है, कभी भारत के खिलाफ बांग्लादेश को भड़काया जाता है, कभी पाकिस्तान तो लगा ही हुआ है, चाइना कभी श्रीलंका पे हाथ रखता है, आज का चाइना का हाथ जो है नेपाल पे रखा हुआ है। तो ये जो है कैट एंड माउस गेम है, ये जियोपॉलिटिकल गेम है। ये लड़ाई तो आपको लड़नी ही है। और जिस जी तरीके से भारतीय नौसेना, नेवी लगातार सशक्त हो रही है, उससे भी चीन को बहुत परेशानी है। अंडमान निकोबार में जो इंडिया का नेवल बेस बन रहा है, उसको लेकर के चीन को भी परेशानी है और सोनिया गांधी को भी बहुत परेशानी है। वो हिंदू अखबार में लंबे लंबे लेख लिखती हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश 2-2 किलोमीटर लंबे थ्रेड लिखते हैं ट्विटर के ऊपर। तो ये चीजें जी लोगों को समझनी चाहिए। और हर चीज जो है, ये मोदी विरोध और मोदी समर्थन का नहीं है। नरेंद्र मोदी कुछ अपने लिए नहीं कर रहे, देश के लिए कर रहे हैं। तो ये जो ब्रॉड पिक्चर है, जो बिग पिक्चर है, वो लोगों को देखनी चाहिए। और ये जो बहुत मजाक हो गया, ये बीजेपी भक्त है या कम भक्त है, वी हैड एनफ ऑफ दिस नॉनसेंस। और अब हमको इससे आगे देखना चाहिए। जी जी 2027 में 7 राज्यों में चुनाव है, 28 में भी 6 राज्यों में चुनाव है। और इन चुनाव में अगर कांग्रेस को कुछ नहीं मिला, तो इनके पास 29 में क्या बचेगा? फिर चौथी बार भी बीजेपी को, मोदी को आने से रोक नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी चिंता ये है। और ये जी जो कॉकरोच पार्टी के नाम पे जो षड्यंत्र किया गया है भारत में एनर्जी फैलाने का, इस तरह के षड्यंत्र लगातार होते रहेंगे, कहीं ना कहीं ये रुकने वाले नहीं है। जिस तरीके से बीजेपी ने बंगाल में इनको काबू किया, मणिपुर में इनको बाहर किया, आसाम से इनको बाहर किया, तो इनकी चिंता और बढ़ गई है। तो ये रुकने वाले नहीं। आगे सर बढ़ते हैं। मैं आपकी अनुमति से इसमें बस एक सेंटेंस ऐड करना चाहूंगा कि सर देखिए, जियोपॉलिटिकल गेम तो है, लेकिन ऐसा क्या हुआ है कि जो ये समझना भी जरूरी है सर कि कल आपके शाम के शो में सर आपने दिखाया था
बताया था कि सुषमा जी ने लोकसभा में किस तरह से बात करी थी जब इनके समय में आंदोलन चल रहा था, उस समय विपक्ष कैसा हुआ करता था। एक ये भी एस्पेक्ट समझना जरूरी है सर कि ये जो जियोपॉलिटिकल गेम है, इसमें जो मतलब विदेशी शक्तियां हैं या जो भारत विरोधी शक्तियां हैं, उनके साथ हमारा देश का विपक्ष सेम पेज पे क्यों आ गया है सर? क्योंकि Yes, दोनों के हमेशा पास रहता है। दोनों के साथ एक कॉमन चीज हो गई है सर कि यहाँ का विपक्ष ये समझ चुका है कि मोदी जो है उसको इलेक्टोरली डिफीट नहीं किया जा सकता, और जो देश विरोधी शक्तियां या विदेशी शक्तियां हैं वो ये समझ चुकी हैं कि मोदी को हटाए बिना भारत को रोका नहीं जा सकता। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है सर कि इस कारण से ये दोनों जो है एक तरह से कॉन्कर कर गए हैं इस बातों पे, और ये एक साथ इस ऑब्जेक्टिव पे काम कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ था 20 जुलाई को। आज 28 जुलाई है। आज पहला दिन था जब थोड़ा बहुत कामकाज करने का माहौल बन पाया। इन लोगों ने तो डे वन से कोशिश की थी कि जितने विधायी कार्य इस सरकार के पास हैं उनको पेश ही ना होने दिया जाए, उनको पास ही ना होने दिया जाए, एक ऐसा टकराव का माहौल बना दिया जाए। लेकिन अगर 7-8 दिन बाद जाकर के पार्लियामेंट काम करने की स्थिति में आ पाई है, तो भी क्या आपको लगता है कि ये पार्लियामेंट को चलने देंगे सुचारू रूप से? जिस तरह की टिप्पणियां वहां की जा रही हैं, मैं पहले जरा भट्ट साहब के पास जाऊंगा और उनसे जी। जानना चाहूंगा कि ये अखिलेश यादव ने जो मुद्दा उठाया था, जिसका बड़ा तीखा और तगड़ा जवाब दिया है किरण रिजिजू ने, ये अखिलेश यादव कुछ तैयारी भी करके आते हैं या बस अचानक खड़े होते हैं और कुछ ऐसे ही वेग से टिप्पणी करके और अपनी भद पिटवाते हैं पार्लियामेंट के भीतर भी? और मकसद क्या है इस तरह के सवाल उठाने का? बनाने के बाद उनको दूसरा दिखाना है कानून कि हम बनाना पड़ रहा है, बीजेपी ये से क्या लड़ रहे वजह हैं है? और जी जी, एक बार सुन लेते हैं। आपको एक जी। कानून बनाने के बाद दूसरा कानून बनाना पड़ रहा है, ये क्या वजह है? और आपको मंत्री जी का स्वागत इसलिए करना पड़ रहा है कि आपको संकट से बचा लिया। और अगर अखिलेश जी तो समाजवादी है। मैं पूछना चाहता हूं कि छात्रों का आंदोलन के बाद सरकार उनका बात सुन के पार्लियामेंट में बिल लेके आता है, ये अच्छा है, या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा? आप बता दीजिए। ये बहुत कठिन सवाल पूछ लिया उन्होंने। ये बहुत कठिन सवाल पूछ लिया। आज तो अखिलेश यादव की काफी फजीहत जो कर्नाटक बैंगलोर से जो बीजेपी के एमपी तेजस्वी सूर्या, उन्होंने ये कहा कि 1991-92 में जब बीजेपी की सरकार थी तो राजनाथ सिंह शिक्षा मंत्री थे और यहाँ पे नकल विरोधी कानून बना था। और 93 में जब यूपी असेंबली का बाई इलेक्शन का मिड टर्म पोल हुआ, तब मुलायम सिंह यादव ने, समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि सरकार बनने के आधे घंटे के भीतर इस कानून को हम समाप्त कर देंगे। और समाजवादी पार्टी ने खुला संरक्षण दिया था नकल को। समाजवादी पार्टी से कोई जवाब नहीं आया। तो समाजवादी पार्टी ने तो अपनी सरकारों के रहते हुए हमेशा अराजकता को, गुंडागर्दी को, सार्वजनिक संपत्ति को लूटने को खुला संरक्षण दिया है। इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? तो आज अखिलेश यादव के पास कोई मॉरल हाई ग्राउंड नहीं है कि वो सरकार की किसी विषय पे आलोचना कर सके। और वास्तव में किसी भी विषय पर अखिलेश यादव का, समाजवादी पार्टी का कोई स्टैंड ही नहीं है। बस केवल ये बीजेपी के खिलाफ, योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ रोज एक नया व्यंग्य करते हैं। बाकी कोई इनके पास ठोस विचार नहीं है किसी मुद्दे पर। जी। और जरा ये भी बता दीजिए कि ये आज कपिल सिब्बल सौरव दास के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे और उन्होंने एक फंड जो है वो बनवाने की घोषणा की है। देश भर के वकीलों से भी कहा है कि आप सब भी इसमें पैसा दीजिए, और अपनी तरफ से उन्होंने 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान भी किया है। तो छोटा निवेश करके बड़ी आमदनी का इंतजाम कर रहे हैं कपिल सिब्बल। और नंबर 2,
बाद में जितना फंड बनेगा भाई उसमें एक बड़ा हिस्सा तो कपिल सिब्बल को ही मिलेगा ना। दूसरी बात ये है कि अरविंद केजरीवाल जैसे और कपिल सिब्बल जैसे ये सब लोग क्या एक ये मैसेज दे रहे हैं तोड़फोड़ करने वालों को, अराजकता फैलाने वालों को, पुलिस बल पर अटैक करने वालों को कि खुल करके अटैक करो, खुल करके सबके सिर फोड़ो, हम हैं ना तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए। जी कपिल एकलव्य सिब्बल ने आज जो मैं एक बात एकलव्य बोल दूं, स्कूल में कपिल थे। सिब्बल ने मैं एक बात बोल दूं, कपिल सिब्बल ने आज जो घोषणा की है उससे तो मुझे लगता है कि जो विदेशों से पैसा आना है उसको एक नंबर का फेस देने के लिए आज ये पेशबंदी कपिल जो है कपिल सिब्बल कर रहे हैं कि पैसा आएगा मेरे फंड में आएगा और मुझसे पूछने की हिम्मत कौन करेगा। ये तैयारी आज कपिल सिब्बल ने की है, उसकी ये उसकी पेशबंदी हो रही है क्योंकि एफसीआरए कानून को सरकार ने ऑलरेडी बहुत सख्त बना दिया है, तो उसके फर्दर अमेंडमेंट का बिल पार्लियामेंट में पेंडिंग है। जी जी सर देखिए, वैसे तो आपने प्रश्न में ही उत्तर दे दिया, तो मैं इस पे ज्यादा क्या विश्लेषण करूं। लेकिन सर देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कपिल सिब्बल मतलब एक गजब की बात है ना सर कि एक फंड क्रिएट कर दो और वो फंड फिर कपिल सिब्बल जी को पे करेगा कि वो इन लोगों के लिए अपीयर करे सुप्रीम कोर्ट में, जो 10-20 लाख रुपए पर अपीयरेंस की फीस लेंगे। मतलब ये गजब का सर, मतलब ये तो छोटा मॉडल है। छोटा निवेश किया है उन्होंने 1 करोड़ रुपए दे करके, फिर मतलब कमाल है, उनका तो आ ही जाएगा, फिर बाकी लोगों का लेते रहेंगे। सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर वाकई किसी मतलब एक गंभीर बात अगर करूं सर, तो आज जिस तरह से सदन में चर्चा भी हो रही थी, मैंने सुनी सर, पूरी पूरी 5-6 घंटे मैंने पूरी चर्चा सुनी सर। आज मोटा मोटी बीच में एक आध डिबेट थे, उसके अलावा मैंने पूरी सुनी। सर देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि चाहे कपिल सिब्बल हो चाहे विपक्ष हो, उनका दायित्व क्या होना चाहिए था। एक वो मोदी जी टर्म यूज करते थे सर, मोदी जी ने अब तो सब करते हैं, लेकिन मोदी जी ने एक टर्म कॉइल करी थी, अटकाना लटकाना भटकाना। तो बस सर ये सिर्फ वही चल रहा था वहां पे, और क्रिटिसाइज करा जा रहा था कि भाई ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। जैसे अभी आपने अखिलेश यादव का भी देखा कि अरे ये तो आप पहले भी लाए थे, क्या हो गया, संशोधन करके क्या हो जाएगा। अरे भाई, जब पहले वाले को इम्प्रूव करना है तो संशोधन ही तो करोगे, और क्या करोगे। संशोधित विधायक विधेयक ही तो लेके आओगे, और क्या करोगे। और तो सर ये आदमी 5 साल तक मुख्यमंत्री रह चुका है। ये हालात हैं सर, और इनका क्या रिकॉर्ड था वो भी सर ने बता ही दिया। लेकिन सर जैसे ऑनेस्टली मैं ही जब डिबेट देख रहा था, तो मेरे जैसे मतलब सामान्य व्यक्ति जिसने कोई इस पे कोई गहन चिंतन या रिसर्च नहीं करा, लेकिन 2-3 बातें मेरे मन में आ रही थी सर कि अगर एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष होता तो वो क्या बोल सकता था। शायद वो कह सकता था कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए एक हम ऑनलाइन काउंसलिंग का प्लेटफॉर्म सेटअप करेंगे। जिस तरह की हमने हालात देखे इस प्रोटेस्ट में, एक ऑनलाइन काउंसलिंग मतलब एक ऑनलाइन में तो क्या फर्क होता है सर, एक यूट्यूब चैनल उनको सेटअप करके कोई देश के सबसे बड़े मनोचिकित्सक को बैठा के करा देते हैं काम, कोई बड़ी बात थोड़ी है। दूसरा सर, मुझे ऐसा लगता है कि एक बात हो रही थी कि कठोर कानून बना दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। लेकिन सर मुझे एक ऐसा लगता है, और वो कह रहे थे इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सर कि 2-3 इसमें भी जो एक कंस्ट्रक्टिव सजेशंस दे सकते थे। जैसे कि सर जो स्टूडेंट सुसाइड्स होते हैं, ठीक है, अब जिसने सुसाइड कर लिया वो तो कर लिया, उसका आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जो सुसाइड अटेम्प्ट्स होते हैं उसके लिए भी मुझे लगता है कोई कानून बनाना चाहिए सर। हमें अपनी जेन जी को रोकना है ना, मतलब सुसाइड अटेम्प्ट करने को सर ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। हमारी जेन जी को हमें नकारात्मकता में डूबने का के लिए रिवॉर्ड नहीं देना चाहिए और उनको ग्लैमराइज नहीं करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि ये आगे कैसे नहीं हो। स्ट्रॉन्ग लॉ होगी तो ये सब डेटरेंट्स होती है सर। सर 2 ही तो तरीके होते हैं, अगर आपको किसी कानून को इंप्रूव या पेपर लीक को अवॉइड करना है तो 2 तरीके हैं, और वही मोदी जी ने किया है सर। एक तो यह है कि आप टेक्नोलॉजी को आज के जमाने में यूज करके उसको सिस्टम को इतना फुल प्रूफ बनाओ कि ऐसा नहीं हो। तो उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाई है, नितिन नलेकनी जी के नेतृत्व में। वो आधार के आर्किटेक्ट हैं, इन्फोसिस के को फाउंडर हैं, तो टेक्नोलॉजी को समझते हैं। और दूसरा ये होता है कि कानून को आप कुछ इस तरह का प्रारूप दो और इतना स्ट्रांग बनाओ कि वो एक डेटरेंट बने।
लोगों के लिए ऐसा करने के लिए। तो मुझे लगता है सर कि बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव सजेशंस हो सकते थे, जैसे कि एक दो मैंने आपको बताए, लेकिन टीचर्स और पेरेंट्स के संदर्भ में भी हो सकते थे। ये सिर्फ इसलिए थोड़ी होता है सर कि कोई माफिया इन्वॉल्व है या ये है, वो तो एक संचालक होता है, लेकिन और भी बहुत छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। और सर देखिए, यही कई बार नुकसान हो जाता है सर, एक अराजक माहौल जब बना दिया जाता है तो जल्दबाजी में सरकार को भी एक डीप रिसर्च करे बिना एक कानून पेश करना पड़ता है, मतलब एक ड्राफ्ट पेश करना पड़ता है एक तरह से। लेकिन वो कानून और बेहतर तब बन पाता है जब विपक्ष कहता है कि साहब आप इसमें ये ऐड करो, इससे हमारे बच्चों को ये फायदा मिलेगा। वो प्रियंका गांधी वहां पे कह रही थी कि प्रहलाद जोशी रेपिस्ट के सपोर्टर हैं, उनको शिक्षा मंत्री बना दिया, कमेटी में गौमूत्र के एक्सपर्ट है। ये विपक्ष है सर हमारा। आज प्रियंका गांधी की जो घृणा है सनातन धर्म से, वो खुल के सामने आ गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और मतलब कहीं से भी ऐसा नहीं लगा सर कि 6 घंटे की चर्चा, 6 घंटे की चर्चा में एक कंस्ट्रक्टिव सजेशन नहीं आए। एक, चलो समझ में आता है कि आप अपनी पॉलिटिक्स भी करो, आप 50% टाइम पॉलिटिक्स के ले लो, 70% ले लो। अरे भाई, दो तो सजेशन या एक तो सजेशन दो जिससे लगे कि ये कानून और बेहतर बनेगा। आपका विषय तो ये था ना। और सर एक हमारे राजस्थान के भी सर एक बड़े इंटरेस्टिंग है, जो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं। प्रियंका गांधी दूसरों के बारे में तो कुछ भी बोल देती हैं, हमारे राजस्थान के जो सर अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो शिक्षा मंत्री थे सर यहाँ पे, जिनके नेतृत्व में पेपर लीक की वजह से यहाँ पे अशोक गहलोत की सरकार ही बाहर हो गई। उनसे जब पूछा गया कि भाई, जब मतलब धर्मेंद्र प्रधान के बारे में, और वो बड़े खुलेआम मतलब बड़ी पुरजोरता से इस्तीफा मांग रहे थे धर्मेंद्र प्रधान का, उनसे जब पूछा गया सर तो बड़ा गजब का उनने आंसर दिया कि भाई मैं थोड़ी पेपर कराता हूं, पेपर तो रीट कराता है। तो भाई ये पेपर क्या धर्मेंद्र प्रधान ने खुद अपने हाथ से तैयार किया था या खुद करवाया था क्या बैठ के? ये भी तो एनटीए नहीं करवाया था ना। तो सर इन लोग के जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, उसमें बस जो मैंने आपको बात कही ना, वो मोदी जी की जो टर्म थी, अटकाना लटकाना भटकाना, ताकि ये चाहते हैं सर कि इनके पास खुद के पास तो कोई कंस्ट्रक्टिव सजेशन है नहीं। अब जब ये देख रही है कि सरकार ने एक क्राइसिस को मैनेज करके और अच्छे से एक पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ गए, तो इनको वो भी नहीं पच रहा कि भाई इससे तो स्टूडेंट सेटिस्फाई हो जाएंगे, फिर तो अपना नुकसान हो जाएगा। और भट्ट साहब, चलते चलते जरा एक और विषय है, उस पर भी मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। 140-45 करोड़ आबादी का देश, जिसमें से कितने इनके उपभोक्ता होंगे, कस्टमर होंगे, इनके फेसबुक को इस्तेमाल करते होंगे, इस देश के प्रधानमंत्री का वीडियो डाउन कर दिया फेसबुक ने, देश के प्रधानमंत्री का, और बाद में उसको रिस्टोर किया गया। ये हिमाकत नहीं है तो क्या है? और क्या अमेरिकन ये सोशल समय मीडिया नहीं, कंपनीज का सबसे बड़ा मार्केट इंडिया है। क्या ये समय नहीं आ गया है? एक मिनट सुन लीजिए, क्या ये समय नहीं आ गया है कि हमारे अपने सोशल मीडिया मंच अब होने ही चाहिए चाइना की? we need to have our own platform। ये केवल इस बात का फायदा उठा रहे हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को खड़ा करने में यू नीड बिलियंस ऑफ डॉलर टू इन्वेस्ट। उसके बाद आपको 10 साल प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। भारत में एक जो है एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट शुरू हुई थी, कू, लेकिन वो बंद हो गई क्योंकि उसके पास रेवेन्यू नहीं था और खर्चा बहुत था। अब फेसबुक जैसा एक प्लेटफॉर्म या कू जैसा प्लेटफॉर्म या जैसे यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म को खड़ा करने के लिए $100 बिलियन चाहिए। तो जब तक भारत सरकार या भारत के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जब तक वो इतना पैसा अरेंज करने की स्थिति में नहीं है, इन्वेस्ट करने की स्थिति में नहीं है, तभी तक ये इनका एक छत्र राज्य चल रहा है। और मेरा मानना है अगले दशक में भारत का अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतना बड़ा तो होगा कि अमेरिकन कंपनीज को इंडिया में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। जब उनकी दो बड़ी फिनटेक कंपनियों को हमने विदा कर दिया, वीजा और मास्टर कार्ड, जिनका दुनिया में राज है,
जितना वो ट्रांजैक्शन एक महीने में करती हैं, उससे ज्यादा हमारे यहाँ ट्रांजैक्शन एक दिन में होता है। एक महीने में भारत में ट्रांजैक्शन यूपीआई में 2,500 करोड़ ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, और जो पैसा इन्वॉल्व है वो 30 लाख करोड़ रुपए से ऊपर है। ये फिगर है जून 2026 का। कोई भी जो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट में जाकर के इसको कंफर्म कर सकता है। तो ये सोशल मीडिया नाम की बीमारी से तो भारत को अमेरिकन कंपनीज का जो एकाधिकार है, इससे मुक्ति पानी ही पानी है। और सबसे पहले ये है आपका जो है ये मेटा, इससे जी। सर ये एक्चुअली इसमें क्या है कि ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि ये हुआ क्यों सर, क्योंकि जो पैसा जिस लेवल का इसमें झोंक दिया गया था दूसरी ओर से, मोदी जी के एक वीडियो ने सर इंस्टाग्राम की पूरी एल्गोरिथम को डिस्टर्ब कर दिया सर। एक वीडियो ने सर, जितने व्यूज और जितने लाइक्स उस पे आए वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग है सर। 1 घंटे में किसी वीडियो पे कभी इतने लाइक्स और 24 घंटे में ही 30 करोड़ लोगों ने देखा था उसको। जी सर। तो सर इस चक्कर में क्या सर, मुझे ऐसा लगता है, देखिए जब हमारे युवा अगर अंतरिक्ष में रॉकेट पहुंचा सकते हैं तो जो इसका जब सही उनको इकोसिस्टम मिलेगा तो वो ये भी स्टैब्लिश कर लेंगे। लेकिन ये बात है सर कि हमारी सरकार को तब तक, जब तक वो समय आता है, इन लोगों पे थोड़ी नकेल कसने की आवश्यकता है सर। इनकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो यूएस में बहुत ज्यादा है, जो इनका मार्केट हमसे बहुत छोटा है, लेकिन हमारे यहाँ जहाँ इनका इतना बड़ा मार्केट है, थोड़ी नकेल कसने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। दर्शकों से निवेदन है कि आप, कल हमने अपने कार्यक्रम में आखिर में एक युवती का एक वीडियो प्ले किया था जिसमें वो अपनी बात कहते कहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कि वो हमारे पिता और बाबा यानी दादा की उम्र के हैं और उनको जिस तरीके की गाली गलौज की गई है उससे वो बेहद आहत हैं। वो अकेली महिला नहीं है जो इतनी आहत है, हम और आप सब आहत हैं। तो बहुत सारे लोगों ने मेरे पास मैसेज भेजे हैं कि अलग से वो वीडियो आप हमको भेज दीजिए। मैं और एकलव्य थे प्रोग्राम में और हम दोनों भी रुआंसा हो गए थे वो सब सुन करके। तो मेरे व्हाट्सएप चैनल पर वो इस समय आपको मिल जाएगा, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे आप स्क्रॉल करके जाएंगे तो वहां आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो आप व्हाट्सएप चैनल पर जाइए, फॉलो करिए नहीं मत करिए, लेकिन वहां उस वीडियो को आप देख सकते हैं और ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सो मच। नमस्कार।